हाय एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी बाय सीमा मैम के साथ। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है हमारा सेवन्थ टॉपिक एनसीईआरटी का, जिसमें हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य को आज हम पढ़ने वाले हैं। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर 14वीं से 16वीं सदी के बीच में विजयनगर की स्थापना का एंड उनके बीच में जो कुछ भी हुआ उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, विजयनगर की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर बुक्का दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। एक बार क्या होता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है थे, अभी सुल्तान जब सल्तनत पढ़ते हैं वहां पर इनका शासन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण पर अटैक किया, अधिकार किया, और वहां पे जो मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने हरिहर बुक्का को कैद कर लिया था। ठीक है, कांपिले जो काकतीय शासक थे उन पर अटैक किया, उनको हराया। और ये जो है उनके सामंत रहे थे, हरिहर और बुक्का, इनको कैद करके वो वहां पे ले गए थे। वहां पे ले जाने के बाद क्या हुआ, वहां पे इनका धर्म भी चेंज करवा दिया था और ये वहां पे रहने लगे। एक बार दक्षिण में दोबारा से विद्रोह हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर बुक्का को भेजा, भाई आपको साउथ की ज्यादा ही नॉलेज है, आपको पता है कैसे चीजों को शांत करना, आप वहां चले जाइए। ये वहां पे आए, आने के बाद इन्होंने विद्रोह तो शांत किया पर ये वहां पर ही रह गए थे। ठीक है, वापस गए ही नहीं थे। तो इन्होंने फिर यहाँ पर विजयनगर की स्थापना की 1336 ईस्वी में। तो 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना होती है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। विजयनगर अथवा विजय का शहर इसको कहते हैं, विजय का शहर। इसको शहर भी और साम्राज्य भी एक ही नाम से जाना जाता है, क्योंककि विजयनगर एक पर्टिकुलर शहर भी था और पूरे साम्राज्य को भी विजयनगर साम्राज्य ही कहा जाता है। तो ये दोनों चीजों को ही दर्शाता है। इसका जो एंड होता है वो 1565 ईस्वी में होता है। पहले ये खूब ही अपने उत्कर्ष पर पहुंचेगा, खूब खूब ही अच्छा नाम होगा, फिर एकदम इसका एंड भी बड़ा भयानक ही होता है, इसको पूरा उजाड़ दिया जाता है। ये जो कहाँ पे है, आपका जो साउथ वाला इलाका है, जैसे आपकी जो ये नीचे साउथ वाला इलाका है, यहाँ पे कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदियां हैं उसके बीच का जो अक्षेत्र है, दोआब क्षेत्र उसको बोलते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब क्षेत्र बोलते हैं। तो उनके बीच के क्षेत्र में ये तो क्या था, ये जो ये एरिया था वहां पे था। ठीक है, तो इसके बारे में कहा गया है कि यहाँ पे निवासियों की स्मृति में यह जीवित रहा है, मतलब कृष्णा तुंगभद्र दोआब क्षेत्र के निवासियों की याद में यह अभी तक जीवित रहा है। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा है। आज भी इसको याद करते हैं, हम्पी नाम से याद करते हैं। इस नाम का आविर्भाव यह है कि स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पे हुआ था। यहाँ की जो स्थानीय मातृ देवी का नाम था वो पंपा देवी थे, जो देवता था वो विरूपाक्ष था, देवी थी वो पंपा देवी थी। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजें हैं, स्थापत्य है, अभिलेख है, दस्तावेज है, उन सब के आधार पर भी इस साम्राज्य को दोबारा से खोजा गया, इसकी जानकारी हासिल की गई थी। हम्पी की खोज। अब ये जो हम्पी है, आधुनिक जो नाम हम्पी है वहां पे, तो हम्पी को के जो ये अवशेष मिले 1800 ईस्वी में, एक अभियंता मतलब एक इंजीनियर पुराविद कर्नल कॉर्निल कोलिन मैकेंजी कॉर्निल मैकेंजी ने ही इसकी खोज की है। इसके बारे में जानकारी जो हासिल की है वो कोलिन मैकेंजी ने की है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत था। सबसे पहले इसने क्या किया, एक मानचित्र को तैयार किया, उसके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारी विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी की पूजा स्थल के पुरोहित की स्मृतियों पर आधारित है। जो आपका ये मैकेंजी है, ये एक अंग्रेज कर्मचारी था, मतलब एक तरह से का कंपनी में कार्यरत था, और इसने यहाँ की पूरी जानकारी हासिल की। यहाँ पे आया, इसको ब्यौरा, इसको मानचित्र तैयार किया। मानचित्र तैयार करने के बाद इसने मंदिर, जो यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर है, पंपा देवी मंदिर है, यहाँ की जानकारी हासिल की। और चित्रकार जो चित्र वगैरह थे वो देखे, चित्रकारों तथा भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। ठीक है, इन्होंने चित्र है और जो यहाँ पे बने होते हैं दीवारों पर चित्र वगैरह और भवन है, इन सब का पूरा ब्यौरा किया, अभी देखा इनको क्या कुछ इसमें चीजें हमें पता लग सकती है। हम्पी के अन्य मंदिर कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया, बहुत सारे जो है इसने अभिलेखों वगैरह को इकट्ठा किया था। साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांत तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। इन्होंने क्या किया, इन इतिहासकारों ने यहाँ पे जो विदेशी यात्री आए थे
जब ये विजयनगर का टाइम पीरियड चल रहा था, उस वक्त बहुत सारे विदेशी आए थे, जैसे निकोलो कॉन्टी है, अब्दुल रज्जाक है, बारबोसा है, डोमिगो पायस है, ये सारे यात्री यहाँ पे आए थे। इन यात्रियों ने जो भी यात्रा विवरण विवरण किया था, उनके यात्रा विवरण को और यहाँ की जो लैंग्वेज में लिखे गए साहित्य थे, कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए साहित्य थे विजयनगर में? तेलुगु में, कन्नड़ में और तमिल में। इनके साहित्य और जो यात्री आए थे उनके साहित्य दोनों को आपस में मिलाया, काफी हद तक उनकी चीजें मैच की और फिर उस आधार पर ये आगे जानकारी पर पहुंचे थे। ये भी मैकेंजी के बारे में बता रखा। अभी ये मैकेंजी है, इसने काफी कुछ यहाँ पे खोज की और देखा, घूमा, इसने जानकारी हासिल की। अब आते हैं हम विजयनगर के बारे में जानेंगे कि विजयनगर के बारे के कुछ पॉइंट। राय, नायक और सुल्तान। राय एक तरह से अपने पीछे, जैसे देव राय, ठीक है, देवराय द्वितीय, किशन राय, कृष्ण देव राय, ऐसे ही इनके पीछे राय लगते थे। नायक क्या होते थे? एक तरह से सेना के जो प्रधान है, सेना का जो एक प्रॉपर कार्य, सेना का एक प्रॉपर दल होता था, मतलब सेना को एक तरह से नायक कहते थे। सुल्तान, सुल्तान ये खुद को हिंदू सुल्तान भी कहते थे और इनके जो समकालीन थे वो भी सुल्तान थे। जैसे बहमनी साम्राज्य रहा है, उड़ीसा के शासक रहे थे, वहां पे सुल्तानों का शासन रहा, बीजापुर में सब सुल्तान शासन कर रहे थे, ठीक है, तो उनके बारे में जानेंगे। परंपरा और अभिलेख साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है, दो भाई हरिहर बुक्का ने 1336 में की थी, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। ये जो साम्राज्य था, इसमें अलग अलग भाषा, अलग अलग परंपरा को मानने वाले लोग रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर साम्राज्य शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, दक्कनों के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे। ये कह रहे कि जो इनके समकालीन थे वो कौन कौन थे, जिसमें दक्कन के सुल्तान थे, उड़ीसा के गजपति शासक थे, ये सब इनके समकालीन थे। और उर्वर नदी घाटी, जो ये हम ही पढ़े ना, कृष्णा तुंगभद्रा नदियां, ये उपजाऊ घाटी थी, यहाँ पे काफी उपजाऊ होता था, विदेशी व्यापारों के लिए काफी अच्छी जगह थी ये पे। और साथ ही साथ राज्यों के बीच झगड़ा रहता था, इस चीज को लेके संपर्क भी रहता था और झगड़ा भी रहता था, ठीक है। विजयनगर के शासकों ने अवधारणा और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया। इसके अंदर क्या बता रहे हैं? सबसे पहले कि इनकी जो स्थापना हुई थी 1336 में हो गई थी। 1336 में स्थापना होने के बाद इनके जो समकालीन राजा थे, जिसमें इन्होंने उड़ीसा के गजपति शासक बताए हैं, जिसमें इन्होंने दक्कन में जो सुल्तान है, जिसमें बहमनी है, बीजापुर है, वो सुल्तान इन्होंने बताए हैं कि ये इनके समकालीन थे। इन्होंने इनसे क्या किया, इनके साथ जो है लेन देन भी रखते थे और इनसे काफी कुछ इन्होंने सीखा भी है, जैसे आदान प्रदान और स्थापत्य के क्षेत्र में इन्होंने काफी कुछ इनसे सीखा है, जो उन्होंने अपने साम्राज्य में इसको पिरोया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्य जैसे तमिलनाडु के चोल, कर्नाटक के होयसिल के राज्यों का विकास देखा था और इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर के बृहद्रेश्वर मंदिर, वेल्लूर के चनकेश्वर मंदिर का संरक्षण प्रदान किया था। विजयनगर के शासकों को, जो अपने आप को राय कहते थे, इन परंपराओं को आगे बढ़ाया और हमें उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये कह रहे हैं कि ये जो शासक थे ना, ये ऑब्जर्व करते थे दूसरी चीजों को, भाई कौन क्या कर रहा है, तो इन्होंने किस किस से चीजों को सीखा है? तमिलनाडु के चोल, कर्नाटक के होयसेल, इन राज्यों का विकास इनके सामने ही हुआ था, ठीक है। और ये जो भी राज्य थे, ये क्या कर रहे थे? आपने देखा होगा, जब हम चोल पढ़ते हैं तो वो बहुत सारे मंदिरों का उन्होंने निर्माण कराया था, स्पेशली तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर, ठीक है। और जो कर्नाटक के होयसेल थे, उनके बारे में भी कहा कि वेल्लूर के चनकेशव मंदिर को इन्होंने संरक्षण दिया था। ये किन की बात कर रहे हैं? ये इनकी बात कर रहे हैं, ना कि आपको लगे कि भाई कभी ये विजयनगर वाले हैं।
तमिलनाडु के चोल और कर्नाटक के होयसले राज्यों के बारे में बता रहे हैं। भाई इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया था। जब ये मंदिर का निर्माण करा रहे थे, ये उनको देख रहे थे, उन चीजों को सीख रहे थे, और बाकी बाद में आगे जाके इन्होंने क्या किया, इन परंपराओं को और भी ऊंचाई तक बढ़ा दिया था। ये बात ही कहना चाह रहे हैं। कर्नाटक साम्राज्यम ये क्या होता है, जहां इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं समकालीन लोगों ने उसे कर्नाटक साम्राज्यम की संज्ञा दी है। क्या कह रहे हैं कि जहां इतिहासकार साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो वहीं पर समकालीन लोग उसे कर्नाटक साम्राज्यम की संज्ञा भी दी है। मतलब कर्नाटक इनका समकालीन था, कर्नाटक साम्राज्य की संज्ञा भी दी जाती है। बस इसमें कुछ ऐसा ये बता नहीं रहे। अच्छा ये मैगजीनी बॉलिंग। अभी आते हैं हम शासक और व्यापारी। इसमें क्या दिया गया है, हाथी घोड़े और लोग। गजपति का शाब्दिक अर्थ होता है हाथियों का स्वामी। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति और घोड़े के स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई है। गजपति का जो शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़े के स्वामी तथा राय को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई है। तो भाई ये कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा कि जो अश्वपति कहते हैं वो घोड़े के स्वामी को कहते हैं, गजपति है वो हाथियों के स्वामी को कहते हैं, लोग जो है वो नरपति कहे गए हैं, और स्पेशली जो है आपके जो विजयनगर एम्पायर वाले लोग, साम्राज्य वाले लोग हैं, उनको अश्वपति या नरपति कहा गया, क्योंकि घोड़ों के स्वामी और लोगों के स्वामी उनके बारे में संज्ञा दी गई है। शासक और व्यापारी के बारे में बात करेंगे। शासक और व्यापारी क्या है कि भाई इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धा राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़े आयात होते थे। आरंभिक चरणों में जो अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था, व्यापारियों के स्थानीय समूह जिन्हें कुदीरई चेट्टी या घोड़ों के व्यापारी कहते थे, इनसे ये घोड़े लेते थे। और 1498 के कुछ लोग पटल से उभर कर आए, ये पुर्तगाली थे। जो ये शासक थे घोड़ों का, यहाँ पे जो घोड़ों की काफी डिमांड थी, जो विजयनगर है वहां पे घोड़ों की काफी डिमांड थी, और घोड़े हर किसी जो इनके समकालीन थे वे भी घोड़े लेना चाहते थे, क्योंकि अगर अपनी शक्ति को थोड़ा आगे बढ़ाना है, युद्ध के लिए प्रिपेयर रहना है, तो घोड़ों की जरूरत होती है। और घोड़ों के व्यापारी यहाँ अरब से आते थे। अब अरब वाले व्यापारी कहीं और ना जाके सारे हमारे ही पास आए, तो ये कुछ इस तरह की टेक्निक उनके साथ यूज करते थे, जिससे सारे के सारे जो घोड़े इन्हीं को मिले। तो इन्होंने क्या कहा कि जो घोड़ों के व्यापारी होते थे उनको कुदीरई चेट्टी कहा जाता था। घोड़े के व्यापारी क्या थे, कुदीरई चेट्टी। आपको वर्ड पूछा जाए, इसके सामने लिखा मिले कि घोड़ों के व्यापारी को क्या कहा गया, तो कुदीरई चेट्टी। उसके बाद नेक्स्ट है 1498 में फिर जो पुर्तगाली है वो भारत में आने शुरू हो गए थे। व्यापार होना, व्यापारी पश्चिमी तट से व्यापार होना शुरू हो गया था। बेहतर तरीके की जो है बंदूकें पुर्तगालियों से इनको मिलने लगी थी। इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता मिली। घोड़े अरबियों से और बंदूकें पुर्तगालियों से इनको मिलने लगे थे। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इनकी जो शक्ति है काफी उभर कर सामने आने लगी थी। विजयनगर भी मसाले, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार का प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विशेष विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी। कह रहे कि यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छी खासी लाइफ मतलब जीनी शुरू कर दी थी उन्होंने। और उसमें क्या हो गया था, व्यापार प्रतिष्ठा का काफी कुछ इन्होंने कमा लिया था। और जो बाहर से आती थी ना चीजें, वो भी महंगी महंगी आती थी। आभूषण हो गए, मसाले हो गए, और राजस्व जो है समृद्धि का महत्वपूर्ण योगदान। ये जो टैक्स था वो यहाँ की समृद्धि का महत्वपूर्ण योगदान समझते थे। क्या हुआ, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। अब देखिए राज्य का चरमोत्कर्ष का पतन आपको देखना है कि भाई ये अपने उत्कर्ष पर कैसे पहुंचा था। राजनीति में सत्ता की दावेदारों में शासकीय वंश और सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे।
राजनीतिक सत्ता में जो दावेदार कर होते थे, एक तो वो शासकीय वंश थे, उनके वंश के जो भी उनके बेटे जो भी रहेंगे, एक तो वो होते थे, और एक सैनिक कमांडर भी राजनीति के दावेदार होते थे। पहला राजवंश जो संगम वंश कहलाता था ने 1485 तक नियंत्रण रखा। पहला वंश जो संगम वंश, क्योंकि पहला वंश संगम वंश रहेगा इसका, और जो हरिहर बुक्का है ये संगम वंश के रहेंगे। तो ये कहते हैं कि इनका जो इन्होंने जो है 1485 तक नियंत्रण रखा था, फिर उसके बाद सुलुओं ने इनको उखाड़ दिया था। संगम के बाद कौन से आते हैं? सुलु, जो सैनिक कमांडर थे और 1503 तक सत्ता में रहे थे। इसके बाद आते हैं तुलु। तुलु ने स्थान लिया था, और जो कृष्ण देवराय हम काफी फेमस पढ़ते हैं कृष्ण देवराय को, वो तुलु तुलु वंश से ही था। कृष्ण देवराय के शासन का चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। इस काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र हासिल किया गया था। जो यह क्षेत्र है, इस पर जो समकालीन वो भी दावेदार थे, तो इसने वो हासिल कर लिया था अपने टाइम में 1512 में। उड़ीसा के शासकों का दमन किया था 1514 में। बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया था 1520 में। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। कह रहे हैं वैसे तो झगड़े चलते ही रहते थे, फिर भी यहाँ पे समृद्धि और शांति से फलता फूलता विजयनगर रहता था। कुछ बेहतरीन मंदिरों का निर्माण। दक्षिण भारत में मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय, वेरी इंपॉर्टेंट, जो गोपुरम है, यहाँ मंदिरों में गोपुरम बनाए जाते थे, और उससे जोड़ने का जो कार्य होता था वो किसके द्वारा किया गया था? वो कृष्ण देवराय के द्वारा ही किया गया था। स्टार्टिंग इसने नहीं की थी, यहाँ पे स्टार्टिंग की थी। गोपुरम तो बहुत पहले से ही उसने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुर नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। अपनी माँ के नाम पर जो नगर बसाया था वो नगलपुर किसने बसाया था? वो बसाया था आपके जो है ये कृष्ण देवराय के द्वारा। उसके बाद कृष्ण देवराय की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा था, और मृत्यु के पश्चात तो क्या होने लगा था? जो राजकीय ढांचा उसमें तनाव होने लगा था, और 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराबिडु वंश के हाथों में चला गया था। उसके बाद 17वीं शताब्दी तक अंत तक सत्ता इसी पर मतलब इसी के हाथ में रही थी। पहले को ही तरह इस तरह के कोई विजयनगर शासकों के साथ दक्कन सुल्तानों की शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षा समीकरण बदलते रहे। अंत में ये कह रहे कि अब चीजें अप डाउन होती रही, वो बात नहीं रही थी जो पहले थी। और 1565 में विजयनगर के सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तंगड़ी का युद्ध होता है, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, और ये होता है 1565 में, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा ये तीनों थे। इनके साथ कौन नहीं था? बराड़ नहीं था। एग्जाम में पूछ लेते कौन नहीं था? बराड़ नहीं था। संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी सशक्त मिलती है, और विजय सेनाओं ने विजय मतलब ये कहा गया ये तीनों चारों इकट्ठे हो गए थे, और इन्होंने क्या किया था? इनको बुरी तरह से उजाड़ दिया, हरा दिया था, और ऐसा उजाड़ा कि बस पूछो ही ना, फिर ये उभर कर ही नहीं आया अच्छे से कभी सामने। तो इसी वजह से फिर क्या हुआ? अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया था। अराबिदु राजवंश ने पेनुकोंडा से बाद में चंद्रगिरी त्रिपुटी के समीप अपना शासन किया था। मतलब फिर थोड़ा बहुत टूटा फूटा शासन चलता रहा था। दोबारा देखिए इसमें क्या है। ये कह रहा है कि अलग अलग दावेदार हो गए थे। स्पेशली दावेदार कौन रहते थे? एक तो शासकीय जो वंशज होते थे वो अपने आप को दावेदारी करते थे। एक सैनिक कमांडर होते वो कहते थे हम भी इसके बराबर के अधिकारी हैं, ठीक है। और ऐसे धीरे धीरे करके क्या हुआ? पहले संगा वंश, फिर सुलु वंश, फिर तुलु वंश, और फिर अराबिडु वंश धीरे धीरे शासन करते गए, और एक के बाद एक आता गया। लास्ट में जो रहा था अराबिडु वंश वाले रहे थे। कृष्ण देवराय जो तुलु वंश से था, इनका काफी फेमस रोल रहा है इस विजयनगर में कृष्ण देवराय को, ठीक है। कृष्ण देवराय ने जो है तुंगभद्रा और कृष्णा नदी का जो क्षेत्र है वो सारा, जिसको बहमनी के साथ झगड़ा चलता रहता था, वो अपने अधिकार में ले लिया था। कब ले लिया था भाई? वो 1512 में। और उड़ीसा के जो शासकों का दमन कर दिया था वो 1514 में। बीजापुर सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया था 1520 में। और हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन ये कहते वैसे तो लड़ाई झगड़ा रहता था, फिर भी शांति से फला फूला काफी उत्कर्ष इसने किया था। जो कृष्ण देवराय है उसने यहाँ पे मंदिरों में गोपुरम की जो है जोड़ने का श्रेय इसी ने किया है। और यहाँ पे एक था नगलपुर नामक नगर की स्थापना की थी।
विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेवराय या उसके तुरंत के बाद के कालों से ही प्राप्त होता है। जो ज्यादा बड़ी जानकारी है वो कृष्णदेवराय की मिलती है या उसके तुरंत बाद की मिलती है, ना उससे पहले की मिलती है ना बहुत एंड की मिलती है, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है 1529 में, तो इसके उत्तराधिकारी हैं वो लड़ने झगड़ने लगते हैं और कुछ खास जो काम पर ध्यान नहीं दे पाते। फिर ये जो शक्ति है वो अराबिडु वंश के हाथों में चली जाती है और अराबिडु वंश शासन कर रहा था। उसी बीच यहाँ पे एक प्रधानमंत्री था उनका राम राय, जिसके काल में राक्षसी तंगड़ी का युद्ध होता है, जिसको तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें अहमदनगर है, बीजापुर है और आपका गोलकुंडा है, बरार नहीं है। उसके बाद इन्होंने काफी हार का सामना करना पड़ता है। बाद में क्या होता है, ये जो साम्राज्य की इनकी जो राजधानी थी अराबिडो वालों की, इन्होंने पेनकुंडा से ले जाकर चंद्रगिरी तिरुपति के समीप शासन किया था। तो पूछे भाई अराबिडो वालों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो इन्होंने चंद्रगिरी में शासन शुरू कर दिया था। पेनुगोंडा से चंद्रगिरी लेके गए थे। अभी है, हालांकि ये कह रहे हैं कि हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी। जो ये सारे सुल्तान थे जो मिलकर इन्होंने पूरा इसका विध्वंस किया था। सुल्तान और राय के संबंध में धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा धार्मिक, क्योंकि वो सुल्तान थे और ये हिंदू शासक थे, तो इनके बीच हमेशा धार्मिकता को लेके जो शत्रुता बनी रहती थी। और होने के बाद भी शत्रुता, ये बात कहते हैं कृष्णदेवराय के टाइम में ना इनके बीच क्या होता था, शत्रुता होने की बजाय मित्रता बनी रहती थी। लड़ाई भी झगड़े भी करते थे, फिर भी इनके आपस में बोलचाल ठीक ठाक रहती थी। कृष्णदेवराय ने सुल्तानों की सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया था। जो कृष्णदेवराय है उसने सुल्तानों के दावे, जैसे बहमनी साम्राज्य में कोई झगड़ा हो रहा है या बीजापुर में कोई झगड़ा हो रहा है और किस चीज को लेके, वंश को लेके भी, उनका जो बेटा है वो गद्दी पर बैठना चाह रहा, कोई और बैठना, तो बीच में इंटरफेयर करके उनकी सलाह सुलह वगैरह करवा के ठीक ठाक भी करवाया करता था। वैसे तो इनकी लड़ाई झगड़े और फिर बीच में इसकी उसमें इंटरफेयर भी चलता रहता था। इसीलिए इसको यवन राज्य की स्थापना करने वाला जो है, इसने उपाधि इसको मिली है यवन राज्य की स्थापना करने वाला, इसको उपाधि कृष्णदेवराय को कहा गया है। ठीक है, इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्ण राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर के उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने में हस्तक्षेप किया। भाई ये सब की मैं एंट्री करता था, तो जब इसके बाद मृत्यु के बाद झगड़ा चल रहा था, तो जो बीजापुर का सुल्तान है वो भी आया, भाई मैं कुछ हेल्प करूं तुम लोगों की। विजयनगर शासक तथा सुल्तान दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने के इच्छुक थे। वो कह रहे थे कि दोनों ही चाह रहे थे कि वो टिके ना, ठीक है, अपना दोनों नजर दोनों की रहती थी एक दूसरे पर, और फिर भी दिखावे के लिए दोनों ही एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। और राम राय की जोखिम भरी नीति थी। इसने क्या किया था, सुल्तान को एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाने की कोशिश की और पलड़ा उसी पर भारी पड़ गया और फिर उसी का ही दी एंड कर दिया गया था। यवन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग यूनानियों द्वारा उत्तर पश्चिम उपमहाद्वीप से आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता है। ये जो लोग थे ये अन्य लोग भारतीय नहीं थे ना, जो भी शासन कर रहे थे सुल्तान, तो यवन शब्द इनके लिए प्रयोग में किया गया है। और यवन शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग में किया गया है, संस्कृत भाषा का शब्द है ये, जो यूनानियों के लिए प्रयोग में लिया गया है, यवन। अभी आता है आपका राय और नायक क्या होते हैं, राय तथा नायक क्या होते हैं, इसके बारे में आप जानिए। राय तथा नायक, अभी जो हमने तीन पढ़े थे, राय नायक सुल्तान, ठीक है, अभी उसमें सुल्तान के बारे में बताया है, ये राय और नायक के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ये पहला है नायक। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होती थी। सेना एक प्रमुख होती थी जिसका किलों पर नियंत्रण होता था। जो किले बनाए गए थे, बहुत सारे किले थे, इसमें उस पर नियंत्रण था। जिनके पास शस्त्र होते थे, आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये घूमते रहते थे, इनके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और कई बार इनके लिए बसने के लिए इन्हें उपजाऊ भूमि ढूंढते थे, क्योंकि इनको जो भूमि, उपजाऊ भूमि दी जाती थी, एक तरह से टैक्स रहित जो भूमि होती है ना वो इनको मिलती थी, जैसे इक्ता प्रणाली जो होती है वही थोड़ा सिस्टम था इनका, तो वो इनको भूमि मिलती थी और वही ये चीज, वही ये चीजें मतलब उस भूमि का प्रयोग करते थे।
और उसको वहां पर रहते थे। तो यही उनके बारे में बताया जाता है कि ये जो सेना प्रमुख होते थे और किलों पर नियंत्रण रखते थे और घूमते रहते थे उपजाऊ भूमि की तलाश में, फिर इसमें किसान इनकी मदद करते थे भाई जब ये भूमि को ढूंढ रहे होते हैं। इन प्रमुखों का नायक कहते थे, ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। आमतौर पर आमतौर पर क्या बोलते थे, कन्नड़ या तेलुगु भाषा। ये भी याद रखना है, जो ये नायक होते थे ये कौन सी भाषा बोलते थे, कन्नड़ या तेलुगु। तमिल नहीं है, कन्नड़ या तेलुगु है। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण भी किया था। कई सारे नायक ऐसे थे जो विजयनगर वाले जो शासक थे उनके सामने क्या किया था, आत्मसमर्पण। क्योंकि ये जंग टाइम टाइम पर विद्रोह करते रहते थे, इनको फिर दबाना पड़ता था, इनको कंट्रोल में क्या करना पड़ता था, और फिर क्या करते थे, ये आत्मसमर्पण कर देते थे। ठीक है, ये इसमें बताया जा रहा है। एक है अमर नायक प्रणाली। ये तो हमने नायक के बारे में पढ़ा है। अमर नायक प्रणाली क्या होती है? अमर नायक प्रणाली जो होती है, विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ये भाई विजयनगर साम्राज्य की एक राजनीतिक खोज है, इन्होंने खुद ही की है अमर नायक प्रणाली की खोज। इस प्रणाली में कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए हैं। इसकी जो थोड़ी बहुत मिक्सअप है वो किसकी है, एकता प्रणाली से। अमर नायक सैनिक कमांडर थे, ठीक है, जिन्हें राय द्वारा, मतलब प्रसार, राय कौन होते थे, यहाँ के राजा, राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। क्या दिए जाते इनको, मतलब ये पूरा एरिया इनको इनका दे दिया किसी एक कमांडर को, और फिर इसके अंडर में बहुत सारी सेना होती थी। जब राजा को जरूरत होती थी तो अपनी सेना को लेके राजा के पास पहुंचता था। वे किसानों, शिल्प कर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। अब एक सैनिक कमांडर, आप नॉर्मल सैनिक कमांडर ना सोच के आप एक जमींदार की तरह सोचो। तो एक बड़ा जमींदार था, जमींदार की अपनी बहुत सारी सेना होती थी, जमींदार के पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी, वहां का सब वो टैक्स वगैरह लेता था। जब भी राजा को जरूरत होती थी वो अपनी सेना के साथ वहां पे पहुंच जाता था। यहाँ पे सैनिक कमांडर है, सैनिक कमांडर है, उसकी अपनी सेना है, उसको एक एरिया दिया गया है एकता प्रणाली की तरह। वहाँ वो टैक्स वगैरह लेता था भी उस पर, अपनी जो सेना पर उसका रख रखाव, अस्त्र शस्त्र, घोड़े, इन सब के लिए खर्च करना होता था उसको। तो वही है ये। और वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग, घोड़े, हाथियों, इनको इन पर मतलब खर्च करते थे। दल विजयनगर शासकों के एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिण प्रायद्वीप पर नियंत्रण किया हुआ था। इस सैनिक प्रणाली की वजह से ही पूरे दक्षिण पर इन्होंने नियंत्रण किया हुआ था। और राजस्व का कुछ भाग ये मंदिर बनवाने में भी देते थे, जो नायक थे ना ये मंदिर बनवाने में भी देते थे, सिंचाई के कार्यों में भी ये कुछ भाग उसका दे दिया करते थे। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट देते थे, उससे एक बार मिलने जाते थे और कहते थे भी, उसको एक तरह से दिखाते भी, हाँ हम हैं तुम्हारे नायक, और उनको भी पता चल जाता हाँ ये भी मेरा नायक है। तो ऐसे करके एक साल भर में एक अटेंडेंस, एक एनुअल फंक्शन पे उनको जाना ही होता था उनको। ठीक है, राजकीय दरबार में उपहार लेते जाते थे। और अभी कहते कि राजा उन पर अपना नियंत्रण कैसे दिखाता था कि भी मेरा भी नियंत्रण है इस पे, क्योंकि उनको तो बहुत सारी फैसिलिटी मिली हुई थी। तो कैसे नियंत्रण दिखाता था, राजा अगर लगे कि यहाँ पे कुछ पूरा फिट हो रहा, प्रोग्राम जोड़ रहा है, कुछ कर सकता है, तो वो क्या करता था, वहां से उसका ट्रांसफर कर देता था। तो ट्रांसफर करना ही एक तरह से क्या होता है, उसकी जो शक्ति है उनको तोड़ना होता है। तो ये इसके अंदर था। अमर शब्द का जो ये शब्द, हम अमर नायक प्रणाली है इसमें कह रहे हैं कि अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से लिया गया है, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। यह फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। ठीक है, ये जो है, वैसे तो इसका संस्कृत शब्द पूछे तो वो है समर, और जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है ये, जिसका अर्थ है उच्च कुलिया। बस सिंपल वर्ड। अगर पूछे संस्कृत शब्द तो बोलना आपको समर, अगर समर से, और समर का अर्थ आपसे पूछे तो बोलना है लड़ाई या युद्ध। फारसी शब्द किससे मिलता है भाई, ये आपका अमर, ये अमीर से मिलता है, और जिसका अमीर को तो आपको पता है कुलीन वर्ग को बोलते हैं। अभी आपका राजधानी और उसका प्री प्रदेश। अब हम उस समय के सबसे
प्रसिद्ध शहरों में से विजयनगर की ओर रुख करते हैं। जो ये तो पूरा साम्राज्य की बात चल रही थी, एक विजयनगर शहर था पर्टिकुलर, उसकी तरफ हम चलते हैं, अब अपनी गाड़ी घुमाते हैं। अधिकांश राजधानी की तरह ही यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध था। स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध रहा है। बेटा वो कैसे खुल रहा है दरवाजा ये? आवाज मत कर, आवाज कम रख। विशाल फैला हुआ शहर, ठीक है। और ये देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। किस जो यहाँ पे आएंगे ना, आपके यात्री, विदेशी यात्री है ना, वो स्टेटमेंट बोलेंगे कुछ ना कुछ, और वो स्टेटमेंट एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो वो ध्यान रखना आप। विजयनगर शहर के विषय में खोज। विजयनगर के राजाओं तथा उसके नायकों की बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं। विजयनगर के में जो नायक थे, जो अभी पढ़ के हम सैनिक कमांडर, उनके बारे में, सेनाओं के बारे में, और आपके राजाओं के बारे में बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं। आम लोगों के बारे में कोई जानकारी इतनी नहीं मिलती है, मेन इन्हीं के बारे में मिलती है। ये मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख है, महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है, क्योंकि अक्सर मंदिरों में दान देते थे और इनकी फिर वहां पे हेडलाइन छप जाती थी। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की और इसके बारे में लिखा है। इनमें सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत निकोलो दी कांटी या कांटी लिखा होता है। ये इतावली व्यापारी था। सबका याद रखना अपने, कौन कौन क्या था। निकोलो दी कांटी इतावली। अब्दुल रज्जाक ये फारस राजा का दूत। अफानासी निकितिन नामक रूस का एक व्यापारी था, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी के शहर की यात्रा की थी। और बारबोसा है, डोमिगो पेयस है या पायस लिखा होता है, तथा पुर्तगाल का फर्नावे नुनीज, जो सभी 16वीं शताब्दी में भारत आए थे। ये जो बारबोसा है, ये पायस है, ये कृष्ण देवराय के काल में था। जो ये आपका निकोलो दी कांटी है, देवराय प्रथम के काल में था। अब्दुल रज्जाक है, देवराय द्वितीय के काल में था। तो ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानना, बाकी आगे पढ़ेंगे आ जाएगा। तो ये कह रहे कि इन्होंने क्या किया, अलग अलग बातें बताई हैं और इनकी यात्रा की है, अपने यात्रा वृत्तांत इन्होंने बताए हैं, तो वहां से हमें जानकारी मिलती है इनके बारे में। कौन कौन है? निकोलो दी कांटी है, अब्दुल रज्जाक है, निकितिन है जो रूस से था, रज्जाक है जो फारसी से था, इतावली है जो कांटी था, बारबोसा है, डोमी पायस है, ये वाले आपको ये पुर्तगाली व्यक्ति, फर्नेवा नुनीज। विशाल फैला हुआ शहर। ये जो डोमिगो पेस है, अक्सर पायस पढ़ते हैं इसको, डोमिगो पेंस, ये क्या लिखता है कि इस शहर का परिमाप में यहाँ नहीं मैं लिख सकता। भाई ये जो विजयनगर के बारे में इसको इतना भव्य बताया, इतना बड़ा, रोम जैसे भी बड़ा बताया, वो डोमिगो पेस ने ही बताया। इसने कहा मैं नीचे से नहीं पढ़ सकता, मैं नीचे से नहीं देख सकता, ऐसे खड़ा होकर नहीं देख सकता कि मैं कितना बड़ा। मैं ऊपर किसी पहाड़ी पर जाऊंगा, वहां खड़ा हूंगा, फिर नीचे देखूंगा कितना बड़ा है, क्या कुछ है। तो मैं ऊपर पहाड़ी पर चढ़ा, मैंने देखा, बहुत सारे बागान थे, बहुत सारे उद्यान थे, बगीचे थे, और ये सब चीजें मैंने यहाँ पे देखी, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में गया। ये रोम जितना विशाल प्रतीत होता है। और यही ये नालियां हैं, यहाँ पे झीलें हैं, राजा के महल के समीप खजूर के पेड़, बगीचे, ये सब इसने बताया है, ठीक है। अब आती जल संपदा, मतलब जल के क्या, कैसे कैसे यहाँ पे जल व्यवस्था थी। भाई यहाँ हौज थे, यहाँ पे नहरें थी, किसने नहरें बनवाई, कौन सी फेमस नहर थी, एक तरह से जल से रिलेटेड बातें। बोर हो रही है, जाओ फिर। ये सारी चीजें आप इसमें बताए जा रहे हैं, ठीक है। जल संपदा। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य है तुंगभद्रा नदी, तथा जहां निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है, यह नदी उत्तर दिशा की तरफ बहती है। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाले तथ्य है तुंगभद्रा नदी, जहां निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है, यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की, एक तरह से इसकी भौगोलिक दशा को बता रहा है। भौगोलिक दशा में क्या कह रहा है कि भाई यहाँ की भौगोलिक दशा चौंकाने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। कौन सी? कावेरी, कृष्णा के द्वारा नहीं, तुंगभद्रा के द्वारा क्या है, यहाँ पे कुंड है। और यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। ये नदी कहाँ बहती थी? उत्तर
पूर्व दिशा में, उत्तर और पूर्व दिशा में। वैसे ये तो इधर वाले एरिया में थे ना, इधर वाले, तो यहाँ का उत्तर पूर्व ये वाला माना जाएगा। आसपास उसके बाद जो शहर के चारों ओर करधानी का निर्माण करती है। इन पहाड़ियों में कई जल धाराएं आकर नदी में, मतलब पहाड़ियों से बहुत सारी जल धाराएं आती है जो इसके अंदर, मतलब एक तरह से आपको थोड़ा सा आपको वो बताना चाह रहा है कि यहाँ पे क्या क्या था। सभी धाराओं के साथ साथ बांध है, अलग अलग आकार के हौज बनाए गए हैं। प्रायद्वीप से सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी का संचयन और इस शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। कह रहे कि एक शुष्क शहर था, इसलिए पानी को इकट्ठा करना, नदियों से शहर तक पानी को पहुंचाने के लिए अलग अलग टेक्निक का यूज किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण हौज एक है। और आरंभिक वर्षों में हुआ जिसे आज कमलपुरम जलाशय, यहाँ पे जो एक मेन जलाशय बनाया गया था वो था कमलपुरम जलाशय। ठीक है, कहा गया इसको। इस हौज से पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था बल्कि एक नहर के माध्यम से राज्य के केंद्र में भी ले जाया जाता। भाई एक राज्य के केंद्र अलग, जो पूरा नगर होता जहाँ राजा रहते थे, सब लोग रहते थे, वहां तक भी इससे पानी पहुंचाया जाता था, खेतों में भी पानी पहुंचाया जाता था। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्या था, जलाशय था, कमलपुरम जलाशय। तो इसमें यही है कि बहुत सारे हौज बनाए गए, जलाशय बनाए गए, नहरें निकाली गई और पानी को अच्छे तरीके से संचयन किया गया। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में हिरिया नहर को आज भी देखा गया, आज भी इसके अवशेष मिले। कौन सी? हिरिया नहर। अभी हमने जलाशय पढ़ा, कमलपुरम जलाशय, नहर पढ़ी हिरिया नहर, जो इंपॉर्टेंट है, आज भी इसके अवशेष मिले हैं। तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाले घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। ये कह रहा है कि इस जो नहर थी ना, इससे धार्मिक केंद्र और एक शहरी केंद्र है, जहाँ पे शहर अलग है, धार्मिक केंद्र अलग है, उनको अलग अलग किया जाता था। इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था। ये जो हिरिया नहर है, इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं ने कराया था। अब है किलेबंदी और सड़कों के बारे में क्या कह रहा है, इधर क्या बता रहा भाई, ये कृष्ण देवराय के द्वारा बनवाए गए जलाशय के बारे में बता रहा है। ये कौन बता रहा है? पेंस। ये तो तुलु वंश का था ना, ये जो नहर बनवाई है ये संगम वंश वालों ने बनवाई है। कृष्ण देवराय था वो तुलु वंश का था। तो ये कह रहे हैं, इसमें देखते हैं हम कि एक जलाशय बनवाया था राजा ने। अब ये जलाशय के बारे में आपसे पूछे कि किस यात्री ने कृष्ण देवराय के जलाशय के बारे में बताया, तो विलियम पेंस ने। या फिर विलियम पेंस ने किस शासक के बारे में बताया कि उसने जलाशय बनवाया, तो कृष्ण देवराय के। जलाशय में यही है भाई, यहाँ पे पहाड़ी से आने वाला जल को इकट्ठा किया जाता था, फिर अधिक दूरी पाइपों तक ले जाया जाता था और फिर झीलों तक लाया जाता था, ऐसे ऐसे करके खेतों में पहुंचा दिया जाता था। प्रोसीजर है पूरा, कैसे कैसे पानी कहाँ तक आता था। किलेबंदी तथा सड़कें, बहुत सारी किलेबंदी थी, ऐसा कहा जाता है 7 7 किलेबंदी भी यहाँ पाई। किलेबंदी क्या होता है? किले होते हैं जो एक पर्टिकुलर बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, वो यहाँ पे बहुत सारी मिली हैं। तो किलेबंदियों के बारे में ये कहते हैं कि फारस के शासक द्वारा एक राजदूत आया था, अब्दुल रज्जाक, वो यहाँ की किलेबंदी से काफी फेमस हुआ था, सॉरी काफी इम्प्रेस हुआ था, और उसको लगा कि भाई यहाँ तो बड़ी तगड़ी वाली किलेबंदी है। उसने यहाँ कहा कि 7 7 किलेबंदी थी, मतलब 7 दीवार, 2 3 ऐसे 7 दीवारों को फांद कर आना भी बहुत मुश्किल काम था, ऐसा इसने कहा है। पर 7 पंक्तियों का उल्लेख इसने बताया, पर श्योरिटी नहीं है कि 7 7 के कोई अवशेष मिले नहीं, पर इसकी विवरण में बताया गया है। और आसपास के क्षेत्र और जंगल, ये कह रहे हैं कि कैसे अलग अलग किलेबंदी, पहले तो एंट्री करते ही, ठीक है, उसके बाद खेतों की भी अलग से किलेबंदी, जो खेत हैं जिनमें भाई कोई फसलों को नुकसान ना पहुंचे, जंगल है उनकी भी किलेबंदी, फिर राजा के जो शहर, राजा के जो महल वहल होते हैं उनकी अलग से किलेबंदी, आम लोगों की उनकी अलग से किलेबंदी, तो ये सारी उस चीज में बता रहा है। और उनकी जो संरचना है वो सुंडाकार थी। और कह रहे हैं कि जो पहली दीवार थी, आगे जो पत्थर वत्थर लगाए होते, गारे वगैरह का यूज नहीं किया होता, पत्थरों को आपस में एक दूसरे से सटा के तैयार किया गया था, भाई वो गिरे ना, इस तरह से वो फंसे होते थे। फिर उसके बाद जो अंदर की दीवारें हैं उन पर जो है मिट्टी वगैरह मलबे का मिश्रण लगाया गया था। और वर्गाकार और आयताकार बुर्ज बाहर की ओर बने हुए थे। किलेबंदी का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें खेतों को भी घेरा था, ये हमने पढ़ लिया।
अब ये अब्दुल रज्जाक क्या कहता है, पहली दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत बगीचे और आवास होते थे। तीन दीवारों में, पहली में जुते हुए खेत, दूसरी में बगीचे और तीसरी में आवास होते थे। पेंस भी सेम यही बात कहता है, बस थोड़ी सी अलग है उसकी बात। टॉमी पेंस ये कह रहा है कि पहली प्रीति से शहर के प्रवेश द्वार तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत है जहां धान उगते हैं और कई उद्यान है। कह रहे कि जो पहली दीवार है, एंट्री करेंगे तो वहां पे खेत है, आवास है और आपके उद्यान है। उसके बाद फिर दूसरी दीवार आती है। ऐसे इन्होंने अपनी अपनी मतलब किलेबंदी के बारे में जो जो इनका नजरिया था, जिस तरीके से इन्होंने देखा समझा, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है। कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में समाहित किया गया था, और कह रहे हैं कि अक्सर जो है घेराबंदी का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा था। घेराबंदी का उद्देश्य ये रहा था कि महीनों महीनों सालों सालों युद्ध चलते थे, फसल अंदर लोगों अंदर अपने आप को कैद कर लेते थे, किले के बाहर घेराबंदी की जाती थी। ठीक है, इसलिए कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई किसी तरह का नुकसान नुकसान एक ना पहुंचाए, इस वजह से क्या करते थे, वो घेरेबंदी जो कर लिया करते थे। जो घेरेबंदी की जाती थी तो लोग अंदर कैद हो जाते थे, तो कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो वो अंदर ही अपना बड़ा सारा अन्न का पूरा गोदाम, पूरा भंडार, पूरा उपजाऊ बनाकर रखते थे। ये था भाई, इसलिए वो दीवारें बनती थी। दूसरा, नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी, और तीसरे शासकीय केंद्र के, पहली जो थी वो बता रहे हैं कि खेतों की थी, दूसरी जो दीवार थी मेन वो नगरीय केंद्रों में थी, और तीसरी जो थी वो शासकीय केंद्र, मतलब शासक के जो शासक थे ना, जो राजा, वो तो बिल्कुल बीच में बैठे थे, बिल्कुल सेफ। ठीक है, और कोई अटैक करे तो भाई पूरे सुरक्षित रहते थे, अच्छे अच्छे उनके प्रवेश द्वार थे, बड़े स्थापत्य उन प्रवेश द्वार थे ना, जो काफी मोटी मोटी उनकी दीवारें होती थी। उनको अच्छी तरीके से बनाया जाता था, शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाता था। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे। जो प्रवेश द्वार थे ना, ये क्या थे, विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे। देखो किलेबंदी की गई, दीवार बनाई गई, उसमें एक एंट्री गेट भी होता है ना, प्रवेश द्वार होता है, तो वो जो द्वार है वो ऐसे नहीं सिंपल बना दिया, उसको बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ होता था, बहुत नक्काशी होती थी। तो स्थापत्य का नमूना बोलते हैं किलेबंदी का प्रवेश द्वार को। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुबंद। किलेबंद बस्ती में जो प्रवेश द्वार बना हुआ था वहां पे मेहराब, कुबंद, तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवृत्त स्थापत्य के चारित्रिक तत्व यहाँ पे लिए गए थे। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक कहते हैं। भाई इसमें यही समझना, प्रवेश द्वार में गुबंद थे, मेहराब थे, और एक तरह से सुल्तानों की शैली को लिया गया था, जिसको क्या किया गया है, इंडो इस्लामिक, मतलब हिंदू और इस्लामी शैली का मिश्रण इन दीवारों में, गुबंदों में किया गया था, प्रवेश द्वारों में। जो शहर है, वो पुरातत्व ने शहर के अंदर की, वहां के बाहर जाने की सड़कों का भी अध्ययन किया है। ठीक है, और जो है सड़कें, जो है फर्श वाली सड़कों की खोजें की है, अच्छी मतलब मजबूत सड़कें थी। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होती हुई इधर उधर घूमती थी, और सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी, और इसके दोनों बाजार, मतलब सड़कें मंदिरों, मंदिर आगे, फिर सड़क आगे, फिर सड़कें आगे चली गई कहाँ, बाजारों की तरफ, ऐसे मतलब ये दिखाया गया उसमें। अब आते हैं आपके शहरी के अंदर। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चले सामान्य लोगों के आवास अपेक्षाकृत पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य के स्थानों शहरी केंद्र उत्तर पूर्व कोना भी शामिल था। अभी आपको क्या बता रहे हैं कि भाई शहर कैसे थे, बड़े बड़े रईस आदमी रहते थे शहरों में। ठीक है, और वहां पे चीनी मिट्टी मिली है, चीनी मिट्टी मिलने से हमें ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ कोई ना कोई अमीर व्यापारी रहते होंगे। फिर यहाँ पे पता चला कि मंदिर, जो मस्जिद है और मकबरे वगैरह भी मिले हैं, तो वो लोग इसमें चीनी मिट्टी का प्रयोग करते थे। फिर कुल मिला के एंड में ये साक्ष्य मिला है कि जो हम्पी से मंदिर मिले हैं, मंडप मिले हैं, वहां भी इन चीजों का प्रयोग होता था। तो जो शहर थे, मंदिर थे, मंडप थे, मस्जिद थी, मेहराब थे, और यहाँ पे अमीर व्यापारी थे, इन सब से लोगों का यहाँ पे मिश्रण था। सामान्य लोगों के आवास जो अब अस्तित्व में नहीं मिले हैं, मतलब बहुत सारी चीजें मिली है पर सामान्य लोगों के आवास नहीं मिले हैं। 16वीं शताब्दी में
16वीं शताब्दी में यात्री बारबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। वो एक सिंपल सी बात याद रखनी है भाई, सामान्य आवासों की जो बात है वो किसने बताई है? अभी तो कोई सामान्य आवास की बात तो बता ही नहीं रहा, किलेबंदी की बता रहा था, उद्यान है, जलाशय है। पर जो बारबोसा है ये कुछ वर्णन कर रहा है भाई आम लोगों के बारे में। बारबोसा बरबोसा बता रहा है लोगों के अन्य आवास छप्पर वाले थे, पर फिर भी सुदृढ़ है, मजबूत थे छप्पर भले ही हो। व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी लंबी गलियों में व्यवस्थित है। भाई इतना ही ये बता पाया। और क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं पूरे क्षेत्र में बहुत सारे पूजा स्थल, छोटे छोटे मंदिर, विविध प्रकार के संप्रदाय, विभिन्न प्रकार के समुदाय यहाँ पे मिले हैं। और कुएं, बरसात का पानी वाले जलाशयों के साथ मंदिर के जलाशय संबंधित सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। कह रहे हैं कि जो बरसात का पानी को इकट्ठा कर किया जाता था, कुओं में पानी को इकट्ठा किया जाता था, तो सामान्य लोग उसका यूज करते थे। शहरी लोगों के लिए तो बाहर से दूर से आता था। सब चीजें दिखाई गई है भाई, ये चीनी मिट्टी के बने बर्तन है, ऐसा कुछ है। अब है राजकीय केंद्र। राजकीय केंद्र, यहाँ पे राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण भाग में स्थित था। राजकीय केंद्र है बस्ती के दक्षिण भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संख्या दी गई है। इसमें 60 से अधिक मंदिर सम्मिलित थे। अब ये कह रहे भी राजकीय केंद्र के बारे में जानेंगे, राजकीय केंद्र क्या होते हैं। बस्ती के दक्षिण पश्चिम वाला जो एक एरिया होता है, ये वाला, जैसे आपका जैसे दक्षिण है और दक्षिण और पश्चिम वाला एरिया, ये वाला एरिया होगा। तो यहाँ पे जो क्या होते थे, यहाँ पे आपके राजकीय केंद्र थे, जहाँ राजाओं के, उनके वंशज के, उनके खास लोग हो गए, जो महल ये सब हुआ करते थे। 60 से भी अधिक मंदिर मिले हैं यहाँ पे। और क्योंकि ये जो मंदिर होते हैं वो इनकी प्रसिद्धि, इनका जो ये रुतबा सब मंदिरों से पता चलता है। जो भी पैसा जितना भी ज्यादा हो सके ये मंदिर में खर्च करते थे, उसमें चीजों को लगवाते थे, स्थापत्य कला वगैरह। जितने ऊंचे ऊंचे मंदिर बनवाते थे भी, जिससे पता चल जाए किस राजा ने बनवाया, किस शासक ने बनवाया, किसका, इससे उसकी प्रसिद्धि पता चले, दूर से दिखने से उस चीज के एहसास हो जाए। तो इसलिए इन्होंने बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिर, ये गोपुरम वगैरह बनवा रखे हैं। 60 से भी अधिक मंदिर थे। और मंदिरों और संप्रदायों को परिचय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था। किसको? मंदिरों और संप्रदाय जो होते थे यहाँ पे उनको। देवस्थल में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने और वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। मतलब जो भी भगवान था उसके सामने अपना एक कंपैरिजन रखते थे भी, उसके समान है हम, उस जैसे उसको पावर है हमें भी इतनी ही पावर है, ऐसे करके। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। कह रहे हैं कि 60 से अधिक तो मंदिर मिले हैं, 30 जो संरचनाएं मिली हैं उनको महलों की कंपैरिजन किया गया। ये जो महल थे और जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध नहीं होती, मतलब उनकी महल अलग होते हैं और ये जो मंदिर अलग होते हैं। तो इन्हें थोड़े अलग अलग मिले हैं, तो कह रहे हैं कि हमने थोड़ी इस तरह से पहचान की है। हालांकि चीजें सेम सेम सी लग रही थी, पर कुछ पहचानें ऐसी बनाई गई है जिससे पता चले भी मंदिर अलग है और महल अलग है। और अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे। महानवमी डिब्बा, ये क्या होता है भाई महानवमी डिब्बा? सभा मंडप, एक तो सभा मंडप होता है, एक महानवमी डिब्बा, जिसे पेंस ने बताया, जो डोमिगो पेंस है ना, उसने संयुक्त रूप से इसे विजय का भवन कहा। सभा मंडल को और महानवमी डिब्बा, ये दो चीजें मिली हैं, पढ़ेंगे इनको। इनको जोड़ दे तो इनको विजय का भवन कहा, किसने? पेंस ने। और इसने पेंस ने बताया कि भाई यहाँ पे क्या होता है, एक इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक दो मंच बने हुए हैं। पहले एक मंच, फिर उसके ऊपर दूसरा मंच, ऊंची ऊंची स्टेज जो टाइप होती है जब प्रोग्राम होते हैं इस तरह के। ऊपरी मंच, ठीक है, ऊपरी मंच पर इस विजय भवन में राजा के कपड़े से बना हुआ एक कमरा बनवाया गया। राजा के कपड़े से कमरा बनवाया हुआ है, जहां मूर्तियों का एक पूजा स्थल और अन्य के बीच में एक चबूतरा रखा हुआ जिस पर सिंहासन वगैरह खड़ा हुआ है। मतलब ये बता रहे कि यहाँ पे जो ये राजा जाके बैठा करता था सबसे ऊंचे वाले मंच पे, तो वहां पे राजा का सिंहासन रखा हुआ है, एक कमरा है राजा के कपड़ों का। तो ये एक तरह से बताया गया कि ऐसे एक मंच था जिनको ये सभा मंडप और महानवमी डब्बा बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं महानवमी डब्बा।
इस क्षेत्र में कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार पर और साथ ही इनके कार्यों के आधार पर किया गया है। राजा का जो भवन है वो नामक संरचना अंत्य क्षेत्र में सबसे अधिक विशाल है। ये तो ऑब्वियसली बात है, राजा का भवन तो सबसे अधिक विशाल ही मिलेगा। और राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता। इसके दो प्रभावशाली मंच है जिन्हें सामान्यतः सभा मंडल या महानवमी डिब्बा कहा गया है। राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य तो नहीं मिला है, पर दो मंच मिले हैं जिनमें एक सभा मंडल और महानवमी डब्बा कहा गया है। वैसे पहली लाइन क्या कह रहा है कि सबसे अलग होते हैं उसके राजा, उसके जो भवन होते हैं सबसे अलग होते हैं, पर उनके कोई निश्चित साक्ष्य तो मिले नहीं है। पर दो मंच जरूर मिले हैं। एक मंच जो मिला है वो क्या मिला है, सभा मंडप, और एक मंच जो मिला है महानवमी डब्बा मिला है। और यहाँ पे क्या है कि भाई इन बीच में गली है, मंडप एक ऊंचा मंच है, उसके आसपास लकड़ी के स्तंभ छेद बने हुए हैं, एक मंजिल उस पर दूसरी मंजिल टिकी हुई है, अब वो उसके आसपास ही मिले हुए हैं। इस तरह से कहानी के रूप में ऐसे बता रहा है। शहर के सबसे ऊंचे स्थान में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा भी है। वो तो मंच हो गया, पहले एक मंच फिर उसके ऊपर दूसरा मंच। पर शहर में एक पहले से ऊंचा स्थान है और उस पर एक और वो क्या बना दिया गया, एक और महानवी डिब्बा बना, मतलब एक और स्थान कुछ बना दिया गया जिसको महानवी डिब्बा कहते हैं। सभा मंच में तो कह रहे हैं कि पहले एक स्टेज बना दी सभा मंडप में, फिर दूसरी स्टेज बना दी, ये तो हो गया सभा मंडप। अभी कह रहे हैं शहर में ढूंढी कोई जगह है वो बहुत ऊंची सी है, उसके ऊपर उस ऊंची जगह पे एक और मंच बना दिया तो वो महानवी डिब्बा हो गया। ठीक है। और इस संरचना को जैसे दिखा हुआ है, ये रहा महानवी डब्बा, ऊंचा से पे स्थान पे जाके ये ऊपर एक और वो बना दिए जाके मंच। ठीक है। और ये क्या है, ये इस पर पिक्चर्स मतलब पिक्चर भी बना रखे हैं, यहाँ पे जो दीवारें हैं यहाँ पे ये बना रखा है कलाकारी पूरी। इन संरचना से जुड़े अनुष्ठान संबंधित सितंबर अक्टूबर, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अनुष्ठान होते थे। अनुष्ठान कब होते थे, यहाँ के त्योहार आपको याद करने हैं, इसमें भी क्या क्या अनुष्ठान होते थे। यहाँ पे जो अनुष्ठान सितंबर और अक्टूबर में जो सर्दियों का महीना होता है, जो अभी चले हुए हैं महीने, और ये इसमें आपके सितंबर जो इस यहाँ पे आपको पता अभी श्राद्ध आएंगे, दशहरा आएगा, नवमी आएगी, वो सब यहाँ पे मनाए जाते थे। जैसे हिंदू त्योहार जैसे दशहरा उत्तर भारत में, दुर्गा पूजा बंगाल में, नवरात्रि जो अभी आने वाले हैं, महानवमी, और इन नामों से जाना जाता है। महानवमी का शाब्दिक अर्थ है महानवा दिवस। ठीक है। ये है भाई, ये आपको दिखाएगी, ये एक स्थापत्य कला है जो कमल के आकार की थी, जो जब ये पूरा बन के तैयार हो जाए एक लोटस की तरह दिखता था, तो इस तरह के जो मेहराब यहाँ पे बनाए जाते थे, तो ये वाला कमल के आकार की कलाकृति भी यहाँ होती थी। देखो ये रहा। ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे। ये सारे दिवस यहाँ मनाए जाते थे और इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपना रुतबा, अपनी ताकत, ये सब कुछ शो करता था। यहाँ पे क्या होता था इस अनुष्ठानों में, धर्म अनुष्ठानों में मूर्ति पूजा, राज्य की अश्व की पूजा और भैंसों व अन्य जानवरों की बलि भी दी जाती, बलि दी जाती थी, पूजा भी होती थी, और नृत्य होते थे, कुश्ती होती थी, हाथी घोड़े आगे इन सब चीजों के। देखो ये जो हाथी है, घोड़े हैं, रथ है, इनकी शोभा यात्रा, इनकी यात्राएं निकाली, जैसे 26 जनवरी की परेड हो रही है ना, ऐसे इनका निकाला जाता था पूरा। और नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर पर प्रमुख आकर्षक होते थे। वे जो आते थे ना मिलने, क्या बोलते, नायक वगैरह सब इकट्ठे होते थे, भेंट वगैरह आती थी इसके लिए। और उसके बाद जो है इन उत्सव के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। जो राजा था वो अपने नायक और जो सेना है उसका निरीक्षण करता था एंड वाले दिन। ठीक है। और राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लेते थे, वही चीज मैंने बताया जो भेंट वगैरह आज ही के दिन लाते थे। तो एक पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज होता था जो सितंबर और दिसंबर में चलता था, जिसमें आपकी दशहरा है, नवमी है, दुर्गा पूजा है, ये सब मनाई जाया करती थी। और उसके बाद यहाँ पे शोभा यात्रा निकलती थी, बलि दी जाती थी, पूजा होती थी, और उसके बाद जो भी गिफ्ट शिफ्ट आया करते थे सब आते थे, निरीक्षण होता था सेना का।
राज्य के केंद्र में स्थित एक अन्य भवन, भाई यहाँ भवन ही इतने आ रहे हैं। एक वो अभी हमने पढ़ा ना, लोटस तरह के महल मिले हैं, ठीक है। और इनका जो है अंग्रेजी यात्रियों ने इनका नामकरण किया है, इसको लोटस जो है अंग्रेजी यात्रियों ने बताया है। उसके बाद इतिहासकार ने वैसे इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिली है, बट थोड़ा सा आइडिया इन्होंने लगाया है। तो ये देखो, ये बना हुआ है ऐसे पूरा का पूरा। ये हल्की सी आपको झलक दिखा रखी है। तो यहाँ पे एक लोटस टाइप के महल, लोटस टाइप की चीजें भी मिली हैं। ये भाई हाथियों के अस्तबल का खड़ा रेखा चित्र, हाथियों के अस्तबल का नक्शा, कमल महल के समीप स्थित हाथियों का अस्तबल ये दिखाया गया है। ये क्या है, ये एक तरह से इन पर जो ये नक्काशी वगैरह हो रखी है वो दिखाई गई है। क्या ये अभी ये कह रहे हैं कि जो भी लोटस भवन जो मिला है, इसमें क्या होता था, ये एक ये मैगज जो आपका हम इतिहासकार पढ़े ना, मैकेंजी, इसने एक मानचित्र बनाया इनका लोटस भवन का, और दिखाया भी इस तरह के भवन यहाँ होते थे। यहाँ क्या होता था, एक अत्यंत दर्शनीय हजार राम मंदिर, क्या इसको हजार राम मंदिर कहा जाता है, हजारा राम मंदिर, क्या यही कहना चाह रहा है। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था। बीच में देवस्थल, जो कह रहे हैं कि एक अलग से ये जो मंदिर बनाया जाता था लोटस के टाइप का, तो एक हजारा राम मंदिर था, उसका जो प्रयोग है वहां पे जो जाते थे वो कौन जाते थे, बस वहां पे उसका परिवार रह सकता था, जा सकता था, और राजा, और बाकी के लिए अलाउड नहीं था। यहाँ पे एक छोटा सा देवस्थल बना रखा था, जहाँ पे देवस्थल में मूर्ति रखी जाती थी। मूर्तियां अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए जो मूर्तियां हैं वो सुरक्षित है। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्ण रामायण के लिए गए कुछ दृश्यांश दिए गए हैं। कह रहे कि यहाँ पे ना जो दीवारें होती हैं, यहाँ पे दीवारों पर रामायण से रिलेटेड कुछ बातें दी गई है, क्योंकि आपको पता है यहाँ का जो एरिया है रामायण से जुड़े हुए बहुत सारी कहानियों से रिलेटेड है, और इसीलिए इसमें रामायण की बहुत सारी बातें भी मिलती हैं जब हम विजयनगर के बारे में जानते हैं। शहर के आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनिष्ट हो गई हैं, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। कह रहे हैं कि वैसे तो ना यहाँ पे जो कुछ था सब कुछ खत्म हो गया, पर जो नायक थे उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ परंपराएं हैं उनको जीवित रखा, जिसमें महलों को ये बनाया जाता ना, ये महल वगैरह, इन संरचनाओं को इन्होंने आगे बनवाते रहे, जिससे वो चीजें जीवित रह पाई, वो चीजें हम तक पहुंच पाई नायकों के द्वारा। नायक कौन, सैनिक कमांडर या सेना। अब ये राजधानी का चयन ये कैसे करते थे भाई, राजधानी कैसे ये बनाते थे। राजधानी ओबियसली बात है जो नदी के तट पर होगी, उपजाऊ होगी, वहां जहां आप सेंटर में सब पे दृष्टि रख सके, इस तरह से राजधानी का चयन किया जाता था। तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियां रामायण में उल्लेखित, जो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर जो पहाड़ियां हैं, वो रामायण में उल्लेखित सुग्रीव और पाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर जो पहाड़ियां थी, जो रामायण में हमें बाली और सुग्रीव के बारे में जानकारी बनी है, उनका जो राज्य है उनको प्रोटेक्ट करती थी ये पहाड़ियां। तो इसका मतलब जो उनको प्रोटेक्ट करती थी तो ये कुछ खास बात ही होगी, तो इन्होंने भी वहां ही अपनी कैपिटल बनाई थी। बहुत सारी मान्यताएं हैं जिनमें मात्र देवी थी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों पर विरूपाक्ष, जो यहाँ का संरक्षक देवता था तथा शिव की एक रूप माने जाते थे, से विवाह करने के लिए तप किया था। इन्हीं पहाड़ियों पर विरूपाक्ष के लिए, जैसे शिव के लिए पार्वती ने की थी, ऐसे विरूपाक्ष के लिए पंपा देवी ने पहाड़ियों पर तप किया था। और उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे जो मंदिर है ना विरूपाक्ष का, वहां पे ये जो त्योहार है पूरा धूमधाम से मनाया जाता है, उनके विवाह के बारे में हर साल ये त्योहार पूरा धूमधाम से मनाया जाता है। भी इनकी शादी हो गई थी, इस वजह से विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालीन, कहते हैं कि जो ये पहाड़ियां थी ना, पहले यहाँ पे जैन मंदिर हुआ करते थे। क्या होते थे, जैन मंदिर थे, कुछ मान्यताएं से पता चला है। और ऐसा कहते हैं कि इन मंदिरों का निर्माण बड़ा लंबा इतिहास रहा है।
पल्लव थे, और चालुक्य है, होयसल है, चोल वंश तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ते हुए मंदिर के निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। सबसे पहले हमने पढ़ा भाई, पहले रामायण से इनका लिंक था। रामायण के बाद जो है इन्होंने यहाँ पे विरूपाक्ष और पंपा देवी का रोल आ गया। कहते हैं कि इनका बड़ा लंबा इतिहास है, चोल है, चालुक्य है, पल्लव है, होयसल है, उन सब का इतिहास इन मंदिरों से जुड़ा हुआ है। और वे अपने आप को क्या करते थे, भगवान का कहीं ना कहीं स्वरूप भगवान से जोड़ने की कोशिश करते थे, जो भी राजा होते थे। मंदिर में शिक्षा का केंद्र भी रहा है, और शासक तथा अन्य लोग मंदिरों के रख रखाव के लिए भूमि भी देते थे। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का जो निर्माण है, मरम्मत है, रख रखाव है, सत्ता संपत्ति है, निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है। क्या होता था, जो नायक होते थे या फिर राजा होते थे वो देते थे, क्योंकि उनके पास टैक्स वगैरह आता था, व्यापार से पैसा आता था, वही खर्च करते थे। विजयनगर के स्थान का चयन जहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों से मानते हैं। विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष को ही शासन करने का दावा करते थे। वे कहते हैं कि साक्षात विरूपाक्ष ही शासन कर रहा है, उसी को वो अपना मतलब अपना रूप, भाई हम उसी का ही रूप है, इस तरीके से वो बताते थे। और श्री विरूपाक्ष शब्द वो अंकित करते थे, यही उनकी उपाधि होती थी। और लिपि में भी वो कन्नड़ लिपि में, जो लिपि थी क्या थी उनकी, अब कन्नड़ लिपि ही होगी, जो स्पेशल ऐड है तो कन्नड़ लिपि जो मेन उनकी यूज होती थी। कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष अंकित मिलता है, जिसके संकेत। और एक उनकी जो उपाधि है, विरुद्ध का मतलब होता है उपाधि। हिंदू हिंदू सूत्राणा, सूत्राणा इसका मतलब होता है, इसका अर्थ समझिए, ये अरबी भाषा के शब्द सुल्तान से लिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ होता है राजा। ये अरबी भाषा का शब्द है सुल्तान, जिसका अर्थ होता है राजा का। ठीक है, संस्कृत में अनुवाद है, शाब्दिक रूप से इसका अर्थ होता है हिंदू सुल्तान। इसका जो अर्थ होता है वो होता है हिंदू सुल्तान। अगर ये सुल्तान जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, ये अरबी भाषा से लिया गया है। वैसे इसका अर्थ जो हम लगाए संस्कृत में तो वो रहेगा आपका राजा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपसे पूछे भी हिंदू सुरतराणा ये उपाधि कौन लेते थे, विजयनगर वाले होते। इसका मतलब क्या होता है, हिंदू सुल्तान होता है। विजयनगर शासकों के पूर्वकालीन परंपराओं को अपनाया और नवीनता लाए, विकसित किया। राजकीय प्रकृति, मंदिर, मूर्तियां, मतलब मंदिर मंदिर, मूर्तियां मूर्तियां यही चलती रहती है। अब गोपुरम और मंडप, ये काफी फेमस वर्ड है यहाँ इस टॉपिक के। भाई इन्होंने ना गोपुरम, मंदिर की स्थापत्य में जो गोपुरम को ऐड किया है और मंडप को ऐड किया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, गोपुरम प्रवेश द्वार, राज के प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों में बौना प्रतीत कराते थे, तो उन्हें लंबी दूरी तक से ही मंदिर, जो इनका प्रवेश द्वार होता था ना उसको उतना ऊंचा, इतना ऊंचा कर देते थे, उसको गोपुरम कहा गया है। ठीक है, और मंडप जो होते थे, मंडप एक तरह से आपको मंडप के साउंड से ही पता चलेगा भी, चार खंबे टाइप होते हैं और बीच में बड़ा सारा एक स्थल होता है जो मंडप होता है, तो वो भी इन्होंने मंदिरों में स्टार्ट करा दिया था। तो ये वही सब चीजें दिखाई गई हैं आपको। अभी देखो मंडप आगे आएगी शायद। हाँ ये रहा एक तरह से जो मंडप है। देखो ये हम देखते हैं ना जैसे विवाह में सजा होता है, ये मंदिर में आगे यहाँ अंदर की तरफ जैसे जो है मूर्तियां रखी होती है, और जो बाहर का एरिया होता है वो मंडप वाली जो है, इन्होंने उस मंदिर की शैली में मंडप पर बड़ा जोर दिया और गोपुरम पर बड़ा जोर दिया इन्होंने। ठीक है, तो वही आपको ये कहना चाह रहा है। शासकों की ताकत याद दिलाते, जब ये इतनी ऊंची ऊंची मीनार बनवाएंगे तो इससे शासकों की ताकत पता चलेगी, अभी मैंने आपको बताया था। और बहुत ही ऊंचे ऊंचे गोपुरम बनवाते हैं और बीच में इनका जो है मंडप रहता है, वही चीज है। ये जो इनके जो स्पेशल मंदिर रहे हैं यहाँ पे कौन से थे, विरूपाक्ष मंदिर है और विट्ठल मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ है, हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बढ़ा गया। कह रहे कि वैसे तो ये मंदिर पुराना ही था पर इसको विस्तृत किया गया था किनके द्वारा, विजयनगर वालों के द्वारा। ठीक है, मुख्य मंदिर के सामने बना एक मंडप कृष्ण देव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये कह रहे हैं कि जो आपका ये मंदिर है विरूपाक्ष का,
ये मंदिर वैसे तो बना पहले से ही था, पर इसको बहुत ही विस्तृत कराया गया था, और इसके आगे एक बड़ा सारा मंडप जो है विजय के उपलक्ष्य में कृष्णदेवराय ने बनाया था। और पूर्वी गोपुरम के निर्माण के श्रेय में उस दिशा को जाता है। परिवर्तनों का अर्थ है कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर में एक छोटे भाग तक ही सीमित रह गया था। भाई कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो। मंदिर के सभागार का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। आगे जो सभागार होते थे, जैसे बहुत बड़ा आंगन सा एरिया से छुड़वा दिया जाता था, वहां पर क्या होता था, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, नृत्य है, संगीत है, नाटक है, ये सब वहां पे होते थे। देवी देवताओं के लिए, विवाह के लिए ये चीजें बनाई जाती थी। और कुछ भी कार्य लगा सकते हो आप उसमें। देवी देवताओं को झूला झुलाया जाता था, ये सब चीजें वहीं पर हुआ करती थी। दूसरा देवस्थल था विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर यह भी काफी रोचक मंदिर माना जाता है, जो महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के रूप को माना जाता है, उसी के लिए मंदिर बनाया गया था, विट्ठल मंदिर। और देखो ये झूलता झूले की तरह ये झूला जैसा कुछ मंडप बनाया गया है, इसको देवी देवताओं को यहाँ पे झुलाया जाता था। काफी बड़े बड़े मंडप ये बनाए जाते थे। और ये गोपुरम है, देखो ये कितना ऊंचा ऊंचा टाइप का, ये गोपुरम है। मदुरई के नायकों द्वारा बनवाया गया। मदुरा जो इनकी कैपिटल थी ना, स्टार्टिंग में मदुरई थी, विजयनगर की राजधानी मदुरई। तो वहां के नायक नायक कौन थे, जो सैनिक थे और कमांडर थे, उन्होंने ये गोपुरम बनाया। तो ये भी बनवाया करते थे, राजा के साथ साथ सैनिक भी बनवाते थे। इस देवता की जो पूजा है विट्ठल की, वो कर्नाटक में आरंभ होती है, ठीक है। और सामाजिक सांस्कृतिक का निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों की अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया गया। ये पहले स्टार्ट होती है कर्नाटक में, फिर विजयनगर वालों ने भी इस परंपरा को अपने साथ ले लिया था, और इसके लिए भी मंदिर बनवाए गए थे। एक अनूठा मंदिर इसका बनवाया गया है। और उसी मंदिर के बारे में बताया गया कि यहाँ पे जो मंदिर होते थे, फर्श पत्थर, गलिहारे, मंडप, व्यापारी दुकानें लगाते थे, किलेबंदी, ये सब चीजें इसके अंदर थी। अब होता है महल, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ टॉपिक के बारे में भी, आपको पढ़ते वक्त बोरियत फील ना हो, और आप टॉपिक को समझ सको अच्छे से, ठीक है। क्योंकि अगर एक एक लाइन पढ़ेंगे तो ये 3 घंटे में कंप्लीट होता है, पर मैंने पूरे टॉपिक को पढ़ा हुआ है, तो मैं उसमें आपको एक चीजें बता रही हूँ, भाई ये चीज इसमें होती है, ये होती है, आप उस पर थोड़ा सा और काम कर लो। क्योंकि आपको लगता है ना कि भाई मैम खुद से नहीं पढ़ा जाता, तो आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, खुद एक बार आप खुद से पढ़ सकते हो। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार के विश्लेषण किया। क्या है? महल, मंदिर और बाजारों का अंकन। भाई फोटोग्राफ है, नक्शे हैं, संरचनाएं हैं, खड़े रेखा चित्र हैं, मूर्तियां हैं, ये सब हमने खोजे। मैकेंजी ने सर्वेक्षण किया, हम्पी की खोज की, फिर ये सब चीजें हमें मिली, इसके अंदर यही बता रहा है। और इसमें थोड़ा कंप्लीट टॉपिक का ही छेड़ना। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, महल, मंदिर और बाजारों का अंकन। तो ये सब चीजें कह रही है कि ये पुरातत्वविद सर्वेक्षण है, इन्होंने कर्नाटक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा तैयार किया गया था 1976 में। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के, जो हम्पी है इसको राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिल गई थी। फिर इस पर सबने 1976 में और 1980 तक काम हुआ। अलग अलग इंटरनेशनल जो अलग अलग विजयनगर का जो है खोज की, और इस पर गहन चर्चा की, इसका सर्वेक्षण किया, तो दर्जनों विद्वानों ने इसकी जानकारी को इकट्ठा किया। ये सिर्फ आपको बता रहा है कि भाई कैसे कैसे इसकी जानकारी इकट्ठी की गई। पूरा मानचित्र इसका तैयार किया गया, फिर यहाँ की खोज की गई, यहाँ की चीजों को पढ़ा गया, तो वो सब आपको इसमें बताया जा रहा है कि भाई कैसे कैसे इसको बनाया गया था, कैसे इसके मानचित्र तैयार किया गया था। इसको वर्गाकार भागों में बांटा गया, फिर वर्ग पर वर्णमाला के अक्षर से अंकित किया गया। एक एक अक्षर, जैसे ये सारे अक्षर है, एफ है, जी है, एच है, बी है, सी है, ऐसे अलग अलग अक्षरों को अंकित किया गया। इसको तैयार किया गया इसका मैप, फिर इस पर वर्णमाला के अलग अलग अक्षर डाले गए थे। और इतना ही काफी नहीं था, फिर छोटे छोटे जो वर्ग है उनको छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया था। और देखा जा सकता है अभी इसके सर्वेक्षण के लिए काफी सारा परिश्रम किया गया था।
छोटे छोटे देवस्थल और आवास से लेकर विशाल मंदिरों तक की जो है यहाँ पे पुनः उजागर किया गया। तो ये आपको ये बता रहा है कि भाई आपके लिए इतनी जानकारी ऐसे ही नहीं आई है, इतनी मेहनत हुई है। सड़कें हैं, रास्ते हैं, बाजार है, अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सके और इस सभी स्थितियों को पहचाना गया। मतलब पूरे एक एक पार्ट को उठाकर उसकी खोज की गई थी। पहले बहुत बड़ा मानचित्र, फिर छोटे पार्ट में, फिर उससे छोटे पार्ट में, फिर गलियों तक को भी मतलब इन्होंने क्या किया, उसको भी खोजा मानचित्र में डाल के। ये है, यही दिखाया गया है इसमें मैप वगैरह। जो इस पर जो काम कर रहे हैं वो जॉन एम फ्रिटिज है, जॉन मिसेल, जॉर्ज मिसेल है, एमएस नागराज राव जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया। कौन कौन है भाई? फ्रिटिज है, जॉर्ज मिशेल है, एम एन नागराज है, इन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया। और विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुएं, स्तंभ, टैंक, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों को, अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाए और जो चीजें नष्ट हो गई उनको प्लास्टर से तैयार किया गया था और चटकीले रंगों को चित्रित किया गया। बस यही है इसमें, और कुछ नहीं। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बाजारों के बारे में बताया गया, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जो यहाँ के बाजारों के बारे में, शहर के बारे में किसने बताया? वो भी विलियम पेंस ने बताया। बाजारों के बारे में भी यही बता रहा है। क्या बता रहा है? कि आगे जाने के लिए चौड़ी और सुंदर गली है, गली में कई व्यापारी हैं, आप सभी प्रकार के माणिक्य, हीरे, जवाहरात, पन्ने, मोती ये सब वहां से मिल सकते हैं। पृथ्वी पर जो भी वस्तु है वो सारी वहां मिल सकती है, ऐसे ही कह रहा है। फिर हर शाम को आप एक मेला भी देख सकते हैं जहां पर कई सामान्य घोड़े, टट्टू और कई तुरंज आदि, नींबू, संतरे, अंगूर ये सब वहां पे मिलते हैं। तो बाजार का जो एक दृश्य बताया है वो पेंस ने बताया है। क्या कुछ वहां पे मिलता है वो आपको देखना है कि भाई विश्व के सबसे अच्छे संभारण वाले शहर के रूप में वो कर रहा है इसका प्रयोग। चावल है, गेहूं, अनाज, मकई सब वहां पे मिल रही है, मूंग दाल, काले चने वहां पे मिल रहे हैं और सस्ते दामों पर मिल रहे हैं, प्रचुर मात्रा में मिल रहे हैं। फिर आता है नूनीज, नूनीज भी आ रहा है भाई। ये क्या कह रहा है? फरनाओ नूनीज, ये पुर्तगाली है। ये कह रहा है कि विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फल है, अंगूर है, संतरे हैं, नींबू, अनार है, कटहल है। तो दोनों लोग ही बाजारों का जो पूरा विवरण बता रहे हैं आपको, नूनीज भी और आपका पेंस भी। बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता है। नूनीज का उल्लेख है कि भेड़ बकरियों का मांस, सुअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर ये सब यहाँ पे मिले हैं। तो मांस के बारे में उसने तो नहीं बताया, पर ये थोड़ी डिटेल बता रहा है, मांस की जानकारी यहाँ पे मिल रही है। उत्तर की खोज का पर्सन है। सुरक्षित भवन हमें इस तरीके के विषय में बताते हैं कि स्थानों को व्यवस्थित किया गया, प्रयोग में लाया गया, वस्तु और तकनीकों का निर्माण किया गया। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन पर उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकता और सामरिक तैयारी की समझ कर सकते हैं यदि हम उसके स्थानों की बात। बस भाई, तो आप ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं बना है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। शायद 1.5 घंटे क्लास हो चुकी है। देखो, इसमें से जो क्वेश्चन निकल रहा है इंपॉर्टेंट, बस उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। और जो भी जानकारी इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करके आप रफली कोई नोट्स बना सकते हैं भाई। एग्जाम के पास उसको जल्दी जल्दी पढ़ लेना भाई। इतना बड़ा टॉपिक बार बार नहीं पढ़ा जाता, एक बार पढ़ा, दिमाग में स्टोरी रखी, 2 बार पढ़ी, दिमाग में स्टोरी रखी, मेन हेडिंग इसके नोट डाउन कर लिए। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टॉपिक नंबर आपका 8 रहेगा। बाय बाय।